सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन इतिहास को 7 लेक्चर में बांटा गया था हम लोगों के द्वारा, और आज 6 लेक्चर हम लोग कर चुके। आज 7वां लेक्चर है। आज आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आज ये मिसलिनियस चैप्टर हम लोगों ने रखा था। आज उसी मिसलिनियस के अंतर्गत हम लोग छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं। यद्यपि ये चैप्टर बड़े बड़े हैं, लेकिन इन चैप्टरों को हमारे जीएस जनरल सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा टाइम देना इन पर उचित नहीं होगा। जिन व्यक्तियों को, जिन छात्रों को लगेगा कम रह गया, वो अपना फेसबुक से बाद में पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक आपका है परंपरागत पवित्र नगर, फिर शिक्षा पर करेंगे, फिर सिक्कों के विषय में, गुप्तोत्तर में हर्ष को करेंगे। हर्ष से प्रश्न प्रायः आ जाता है परीक्षा में। राजपूत काल में हम लोग ये देख लेंगे कि कौन संस्थापक था, अगर कोई राजपूत काल मजबूत है, प्रतिहार है, पाल है, ये सब। कश्मीर के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि कश्मीर एक महत्वपूर्ण वंश रहा है हमारे वहाँ। फिर पाल वंश में एक आध बातें मतलब की। फिर दक्षिण भारत के कुछ राज्य, राष्ट्रकूट, चालुक्य, देवगिरी के यादव, पल्लव और चोल। ये एक टॉपिक है। यद्यपि बहुत सारे टॉपिक हो गए एक ही लेक्चर में। हमारा प्लान छोटे आज लेक्चर का था, लेकिन देखते हैं हम लोग कितना कर लेते हैं और कितना इसको कवर कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो डालिए एक पहला टॉपिक अपना, परंपरागत पवित्र नगरियाँ। परंपरागत पवित्र नगरियाँ पहला है। पवित्र नगर जो माने गए हैं वो 7 माने गए हैं। पवित्र नगर कितने माने गए हैं अपने धर्म में? 7 पवित्र नगर माने गए हैं। इन 7 नगरों के विषय में आपको जानना चाहिए, सामान्य जानकारी की बात है। लिख लीजिए। पहला अयोध्या, मथुरा, मायापुरी यानी हरिद्वार, कांची, उज्जैनी, द्वारावती या द्वारिका, जिसको आजकल द्वारिका कहते हैं, और काशी यानी कि बनारस। ये 7 नगरियां हैं जिनको परंपरागत रूप से पवित्र नगर कहा जाता है। इतनी। और अन्य पवित्र नगर में अगर बात की जाए तो पुरी उड़ीसा का, और प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक करते हैं। आपको केवल आपकी जानकारी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि ये 7 नगरियां जो थी ये पवित्र मानी गई परंपरागत रूप से, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद शिक्षा पर आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक करते हैं महत्वपूर्ण, शिक्षा। देखिए, शिक्षा हम लोगों ने जो पढ़े थे, वैदिक साहित्य पढ़ा था, उसमें भी शिक्षा आया था एक अंग के रूप में। शिक्षा मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, और भारत में तो, प्राचीन भारत में तो शिक्षा पर वैदिक ऋषियों ने बहुत सारा काम किया। वो भले उनका रटने की परंपरा बहुत सारे दिन तक चलती रही, बाद में लिपिबद्ध किया गया। तो शिक्षा, महाभारत एक ग्रंथ हम लोगों ने चर्चा की थी महाभारत के विषय में, उसको जय संहिता कहते हैं। ऐसे ऐसे महाभारत में कहा गया था कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तथ्य कोई भी दूसरा नहीं है। ये महाभारत का एक कथन है। एक प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी गई थी। तो शिक्षा पर प्राचीन भारत में क्या काम किया गया? शिक्षा प्राचीन भारत में कहाँ कहाँ, कौन से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिनमें की पढ़ाई होती थी? शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना। आज भी वही है। शिक्षा का उद्देश्य प्रतियोगिता, हम लोग परीक्षा का पढ़ रहे हैं, परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। यद्यपि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए आप तैयारी करते हैं, लेकिन ये जो अध्ययन होता है कहीं न कहीं आपको सर्वांगीण विकास करता है आपके चरित्र का। शिक्षा का उद्देश्य वही होता है। एक शिक्षक यही देना चाहता है आपको, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, स्वस्थ मस्तिष्क हो आपका। और माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अग्नि, बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करते थे तथा सविता शारीरिक बाधाएं दूर करते थे। रघुवंश में, एक रघुवंश ग्रंथ है कालिदास का, आपको लिखवाया था मैंने जब आपने कालिदास को पढ़ा था। उसमें राजा रघु ने कौत्स के शिष्य वप्तंत को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने पर प्रदान कर दी, क्योंकि वो राजा रघु के शिष्य वप्तंत को नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान शिक्षा हमारा कराती थी। प्राचीन धर्म ग्रंथों में गृह आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो गृहस्थ आश्रम है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था कोई भी युवक व्यक्ति, तो पहले उसके शिक्षा ग्रहण कर चुका होता था। इस युग के स्नातक वेदों तथा 18 शिल्पों के में निपुण होते थे, जो इस युग में स्नातक कहलाते थे। निरुक्त में ऐसे व्यक्ति की निंदा की गई जो मंत्रों का अर्थ जाने बिना ही याद कर लेते हैं। यानी जो निरुक्त है उसमें कहते हैं कि केवल रट लेना उचित नहीं होता है। गुरुकुल पद्धति थी, विद्यार्थियों को अंतेवासी कहते थे। एक शब्द आता है अंतेवासी, आपकी जानकारी के लिए। अंतेवासी विद्यार्थियों को क्या कहते थे? अंतेवासी कहते थे। और आचार्य को कहा जाता था कुलवासी। आचार्य को कहा जाता था कुलवासी।
अब आप आ जाइए सीधे सीधे प्राचीन विश्वविद्यालय जो हमने आपको बताए थे परीक्षा में, जो कि पूछे जाते हैं आपसे। आप तीनों प्राचीन विश्वविद्यालयों का, 3 प्राचीन विश्वविद्यालय हैं बड़े, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था एक बार, नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी। तो आप लिखना शुरू कीजिए, इसका नालंदा डालिए सबसे पहला, नालंदा फर्स्ट है आपका। इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन इसमें से। नालंदा पहला विश्वविद्यालय पटना के निकट है। संस्थापक इसके कुमारगुप्त थे। संस्थापक लिख लीजिए, संस्थापक कुमारदित्य। अगर आपको गुप्त काल याद आ रहा होगा तो इनका एक नाम मुझे याद आ गया, शक्रादित्य लिखवाया था हमने आपको। शक्रादित्य भी कुमारगुप्त को ही कहते हैं, इनकी उपाधि थी। यानी कि संस्थापक कौन था नालंदा का? कुमारगुप्त, या इन्हीं को क्या कहा गया था? शक्रादित्य इनका एक नाम था। विश्वविद्यालय में 8 बड़े कमरे तथा 300 छोटे कमरे थे। 8 बड़े कमरे तथा 300 छोटे कमरे थे। और जो इसका पुस्तकालय था उसका नाम था धर्मगंज। धर्मगंज, ये क्या था इसका? पुस्तकालय। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, धर्मगंज क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, धर्मगंज नालंदा विश्वविद्यालय का एक विशाल पुस्तकालय था। इसकी ख्याति 5वीं शताब्दी में बढ़ी। हर्ष ने, जो हर्षवर्धन अभी हम लोग चर्चा करेंगे, हर्ष ने इसको 100 गांव दान में दे दिए थे। नालंदा को हर्ष ने 100 गांव दान में दे दिए थे। 10 में से 2 या 3 विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो पाते थे, एंट्रेंस यानी कि जो परीक्षा होती थी प्रवेश के लिए। नालंदा महायान किस धर्म का था? आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए भी, महायान बौद्ध धर्म का। हमने बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं आपको बताई थी, महायान और हीनयान। तो महायान का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। ह्वेनसांग की चर्चा हम लोगों ने पहले की भी थी और फिर करेंगे हर्षवर्धन के साथ। ह्वेनसांग ने 18 महीने तक यहाँ अध्ययन किया था। शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। जब ह्वेनसांग अध्ययन कर रहा था तो शीलभद्र, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। शीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। ये सभी संग्रहों के ज्ञाता थे। धर्मपाल शीलभद्र से पहले कुलपति रहे थे वहाँ पर। बहुत सारे उल्लेखनीय शिक्षक थे, जिनपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रज्ञामित्र, इस तरह के नाम आते हैं। पुस्तकालय जो था इनका, क्या नाम था? धर्मगंज। ये 3 भागों में, भवनों में स्थित था। इनका जो पुस्तकालय था वो 3 भवनों में था। एक तो था रत्न सागर, ले लीजिए नाम, तीनों आप टुकड़ों में, 3 भाग थे इसके, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इसने, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका एक और उल्लेखनीय जो वो रहा, इसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की उल्लेखनीय भूमिका रही। ठीक है, इसके बाद वल्लभी डालिए आप दूसरा। वल्लभी, वल्लभी दूसरा आपका विश्वविद्यालय है मेन, वल्लभी। आधुनिक काठियावाड़, गुजरात में स्थित, काठियावाड़ क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? वल्लभी विश्वविद्यालय की भट्टारक। ये मैत्रक वंश का था, आपकी जानकारी के लिए, केवल इतना आए भले ही ना, मैत्रक वंश का था भट्टारक, इसने स्थापना की। ये व्यापारिक शैक्षणिक केंद्र था, 7वीं शताब्दी में बहुत महत्वपूर्ण बना। हीनयान बौद्ध शाखा का प्रमुख केंद्र था। वो किसका था? महायान का। और ये किसका निकला? हीनयान बौद्ध धर्म की यहाँ पर काफ़ी पढ़ाई होती थी। आचार्य स्थिरमति तथा गुणमत यहाँ थे। और जब अरब आक्रमण हुई 8वीं शताब्दी में भारत में, तो फिर यहाँ की प्रगति कुछ काल के लिए रुक गई थी। इसके बाद तीसरा विश्वविद्यालय डालिए, विक्रमशिला। एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हुआ विक्रमशिला। तीसरा विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में था, अभी इसके विषय में लिख लीजिए। थर्ड फिर तक्षशिला का आपको लिखवाते हैं। भागलपुर जिला बिहार में स्थित है। केंद्रीय कक्ष जो था इनका, उसको विधान भवन बोला जाता था। विज्ञान भवन जो इनका केंद्रीय कक्ष था विक्रमशिला का, उसको बोलते थे विज्ञान भवन।
द्वार पंडित द्वारा परीक्षण के बाद ही महाविद्यालय में प्रवेश संभव था। द्वार पंडित, द्वारपाल कह लीजिए, द्वार पंडित जो एक शिक्षक रहता होगा इनका, इस तरह का जो परीक्षण लेकर के ही इसको विद्यालय में प्रवेश दिया जाता। दीपंकर श्री यहाँ के कुलपति थे, दीपंकर श्री, और ये भी तिब्बत गए बाद में। ये जो विश्वविद्यालय था ये पाल नरेशों के समय बहुत ज़्यादा इसको वो मिला। और आगे लिख लीजिए एक और महत्वपूर्ण बात जो है इनके विषय में, विक्रमशिला 12वीं शताब्दी में एक अभय शंकर गुप्त, एक बहुत बड़े हुए आपके यहाँ के अभय शंकर गुप्त, अभय शंकर गुप्त, परीक्षा में भी पूछा गया है कभी। अभय शंकर गुप्त बड़े शास्त्री थे, प्रसिद्ध आचार्य हुए। इन्होंने भी जो प्रचार प्रसार नालंदा कर रहा था वो प्रचार प्रसार विक्रमशिला का इनके द्वारा किया गया। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। और अगर आपको नाम, उदंतपुरी एक विश्वविद्यालय हुआ, केवल जानकारी के लिए, बिहार में था। जगदल एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। और ये जब बख्तियार खिलजी के आक्रमण होते हैं तो ये सब जो बख्तियार खिलजी ने था वो इसको नष्ट कर देते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण में, अरब आक्रमण के साथ विश्वविद्यालयों को बहुत सारी हानि इन्होंने पहुंचाई अरब आक्रमणकारियों ने। भारत की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या कोई दोष था अगर बात होती है तो भारत की एक तो धर्म का व्यापक प्रभाव है शिक्षा व्यवस्था पर, दूसरा धार्मिक विषयों की प्रधानता रही, तीसरा प्राचीन संस्कृत की सुरक्षा की चिंता, प्राचीन संस्कृत की सुरक्षा, वेदों का ज्ञान अपौरुषेय व पवित्र माना गया। ये इनके मतलब नेगेटिव में भी इस बात को हम रख देते हैं। माध्यम संस्कृत रहा, लोक भाषा की उपेक्षा की गई तो स्वाभाविक है शिक्षा का प्रसार जन जन तक नहीं हो पाया होगा और विभिन्न शाखाओं के बीच कोई सामंजस्य नहीं बन पाया इनका। इसके बाद तक्षशिला चौथा, जो कि पश्चिम पाकिस्तान में है, बल्कि तक्षशिला अब अफगानिस्तान में पहुंच गया। अफगानिस्तान एग्जैक्ट इसकी लोकेशन देखिएगा तक्षशिला की, वह होमवर्क कीजिएगा। चौथा तक्षशिला बहुत बड़ा ये भी हुआ। जीवक हम लोगों ने पढ़ा था जो बिंबिसार का था, तक्षशिला वो यहीं का पढ़ा लिखा था। तक्षशिला अपने समय का बहुत महत्वपूर्ण एक विश्वविद्यालय रहा। इसके बाद आप आ जाइए अगला टॉपिक, सिक्कों पे आ जाइए। सिक्कों के विषय में हम जानकारी लेते हैं। प्राचीन भारत में सिक्के, सिक्के यही टॉपिक अपना करते हैं सिक्कों के विषय में। अब लिखिए प्राचीन सिक्कों को, जो प्राचीन सिक्कों के प्रारूप हैं वो निष्क और हिरण्य पहले शब्द आते हैं, निष्क और हिरण्य। एक्चुअली निष्क और हिरण्य माना जाता है ये स्वर्ण या इस तरह का आभूषण होता था, उन्हीं को सिक्कों के रूप में इन्होंने उल्लेख किया है। निष्क प्रारंभिक दौर में निष्क और हिरण्य, क्योंकि पहले भारत में मुद्रा व्यवस्था धीरे धीरे स्थापित हुई 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। जो आहत सिक्के हमको मिलते हैं पहली बार, आहत सिक्के इसलिए क्योंकि उन पर ठप्पा मारकर बनाया जाता, आहत कर दिए, घायल, यानी ठप्पा मार दिया सिक्के को घायल, तो उसको आहत सिक्का कहा गया था। और आहत सिक्के पहली बार भारत में उसी समय दिखाई देते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण सिक्कों के लिए आपके उसमें परीक्षा में पूछा जा सकता है वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो वास्तविक शुरुआत 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं 6वीं BC यानी ईसा पूर्व। और वही कौन से सिक्के आ गए आपको जो बताया मैंने, आहत सिक्के। ये पहली बार मुद्रा व्यवस्था में दिखाई देते हैं आहत सिक्के भारत में। इसके बाद एक शक शासक हुआ, रुद्रदामन पढ़ा था, उसके सिक्के का नाम था रुद्रदामक। ये चांदी का सिक्का था और बड़ा फेमस हुआ, इसलिए पूछा जा सकता है आपसे, रुद्रदामक। इसके बाद एक शतमान सिक्का आया, ये रजत सिक्का, ये भी चांदी का सिक्का था, इसका भी नोट कर लीजिए आप। और बहुत जो पॉपुलर सिक्का हुआ प्राचीन भारत में उसका नाम हमेशा याद रखिए, कारशापण। कारशापण मौर्य काल में बहुत फेमस रहा, ये भी चांदी का सिक्का था। पण इसी को छोटी भाषा में कहा गया पण। मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल में काफ़ी पॉपुलर रहा। चांदी का कारशापण, वही मौर्य काल में पण आ गया आपका। इसके बाद एक सिक्का था कलंजु। पूछ ले कलंजु क्या है, आपसे प्रश्न इतना ही आ जाएगा, कलंजु क्या है, तो आप समझिए चोलकालीन, यानी हर राज्य, उस समय कोई एक केंद्रीकृत व्यवस्था तो थी नहीं, तो हर राज्य अपना सिक्का चलाता था। सो चोलकालीन सिक्का, स्वर्ण सिक्का, इसका नाम क्या था, कलंजु। एक गधिया सिक्का चलाया गया था शक शासकों द्वारा। इसके बाद सब एक और पॉपुलर हुआ दीनार।
दीनार सोने के सिक्के के नाम जो चांदी के रूपक नामक 16 सिक्कों के बराबर था, यानी चांदी का रूपक जो था उसके 16 सिक्कों को मिलाकर दीनार सोने का सिक्का था। दीनार जो था वो सोने का सिक्का था। मिनांडर के सिक्कों पर यूनानी राजा हर्मियस का चित्र मिलता है। मिनांडर के सिक्कों पर, मिनांडर एक शासक था, अगर याद आपको हो, मिलिंद पन्नों में पुस्तक पढ़ी थी हम लोगों ने। कनिष्क ने सोने के सिक्के चलाए बहुत सारे। कनिष्क जब पढ़ा था तो हमने बता भी दिया था आपको, कुछ एक याद रखिएगा, जैसे दयो प्रकार के, मनोबगों प्रकार के, चतुर्भुज चंद्रदेव की आकृति के, तमाम तरह के कनिष्क के सोने के सिक्के हैं। और हुइस्क ने भी तमाम सोने के सिक्के चलाए। ये कुषाण शासक थे। विम कटफिसिस के अधिकांश सिक्के सोने के, इन पर सयो की मूर्ति, यानी ये सयो धर्मावलंबी था, पढ़ा था, विम कटफिसिस। फिर सबसे ज़्यादा सिक्कों के जो तरीके मिलते हैं वो मिलते हैं समुद्रगुप्त के, गुप्त काल में आकर। समुद्रगुप्त ने कई तरह के सिक्के चलाए सोने के, ध्वजधारी प्रकार, दंडधारी प्रकार, धनुर्धारी, परुषधारी, अश्वमेध, तो इस तरह से इनके सिक्के मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी तमाम तरह के सिक्के चलाए, पर्यक प्रकार, राजा रानी प्रकार, ध्वजधारी प्रकार। और हर कुछ इस तरह आप समझ लीजिए कि हर राज्य अपने अपने सिक्के जारी करता था, हर राज्य के सिक्कों का अलग अलग नाम होता था। ये महत्वपूर्ण मैंने कुछ आपको लिखवाए हैं, और आपको जो फेसबुक में पढ़ते समय जो भी आ जाए वो आप अपना नोट करते जाइएगा, इस पर जगह छोड़ लीजिएगा। ये आपका टॉपिक सिक्कों के विषय में, प्राचीन भारत के सिक्के के विषय में इतनी जानकारी आपकी पर्याप्त है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा शुरुआत करते हैं गुप्तोत्तर काल की। तो गुप्तोत्तर काल में आप पहले तो, गुप्तोत्तर का मतलब हुआ गुप्त काल के बाद की स्थिति। तो स्थिति गुप्त काल के बाद की जो भारत में होती है उसी में हर्ष एक राजा आता है जो कि शासन करेगा। कन्नौज एक उसका प्रमुख सेंटर होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि गुप्तोत्तर के बाद भारत की सामाजिक, बहुत हल्के हल्के ही सही, सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा सा जाने कि ये गुप्तोत्तर में क्या विकेंद्रीकरण तो शुरू हो गया था गुप्त काल में। हमने आपको बताया था कि क्या ऐसी चीज़ें आई जो कि नए साइन प्रकट होते, नई चीज़ें दिखाई देती हैं। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्था। सबसे पहले हम लोग सामाजिक संस्कृति के विषय में कर लें। एक तो सामाजिक व्यवस्था में वर्ण आश्रम व्यवस्था चल ही रही थी, वही ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ स्थान, उसी तरह से बंटवारा चल रहा था। क्षत्रिय, आचार्य, उपाध्याय, ये सब उपाध्याय, आचार्य, शिक्षक के रूप में सामने आ रहे थे। मेधातिथि ने कहा कि यदि विदेशी आक्रमण हो तो ब्राह्मण भी शस्त्र उठा सकता था, यानी आपात स्थिति में कुछ भी किसी भी वर्ण से कोई काम कराने के लिए इस समय ये स्मृतिकार छूट देने लगे थे। इसके बाद एक प्रतिहार वंश हुआ राजपूतों का। प्रतिहार वंशों का एक पेहुआ अभिलेख है। कभी पूछ भी सकता है आपसे, पेहुआ अभिलेख किसका है? पेहुआ अभिलेख किसका है? प्रतिहार वंश का है। तो प्रतिहार वंश के पेहुआ अभिलेख में ये बात कही गई कि ब्राह्मण को घोड़े के व्यापारी के रूप में उल्लिखित किया गया है, यानी कि इस समय ब्राह्मण व्यापार भी कर रहा था। तो ये जो गुप्तोत्तर काल है, इस युग की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो हुई राजपूतों का अभ्युदय। इसके पहले राजपूत जैसी कोई शक्ति नहीं दिखाई देती है। ये गुप्तोत्तर काल में, यानी कि 6वीं शताब्दी ईस्वी में, 6वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी में बहुत सारे ये राजपूतों का अभ्युदय दिखाई देता है। जो इब्न खुर्दाब एक यात्री था, इतिहासकार, उसने क्षत्रियों के भी 2 वर्गों का उल्लेख किया है। एक सबू कुफुरिया कहा है और एक कतारिया कहा है। अलबरूनी ने कहा, अलबरूनी भी 12वीं शताब्दी का व्यक्ति है जो आया भारत, वो कहता है, एक बल्कि गजनी के साथ आया था। अलबरूनी कहता है कि यदि कोई वैश्य या शूद्र वेद का पाठ करता था तो राजा उसकी जीभ कटवा देता था। यानी जो समाज था गुप्तोत्तर काल का वो उसी तरह से बंद था, बल्कि उसमें कुछ ऐसे और ज़्यादा मजबूत साइन आ रहे हैं जो कि समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं। किसानों के 2 वर्गों की बात करता है। एक तो कुटुंबी होते थे, स्वतंत्र किसान होते थे जो भूमि स्वामी होते थे, और सीरीन होते थे। सीरीन मतलब जो बटाई पर खेती करते थे, बटाईदार कहलाते थे वो। इस तरह से न्याय निर्णय लिखने का जो काम करते थे उनको कर्णिक कहा गया गुप्तोत्तर काल में। अछूतों को अंत्यज कहा जाता था। वर्णशंकर की यानी वर्णशंकर जातियाँ आने लगी, अनुलोम विलोम विवाह खूब होने लगे, तो 64 जातियों का उल्लेख किया है उन्होंने। वैजयंती ने इसकी एक सूची दी है जिसमें संख्या इनकी 64 दी गई है। उस समय 8 वर्ष की लड़की को गौरी कहा जाता था, 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहा जाता था। ये सब उस समय समाज में पॉपुलर था, समाज में ये सब बातें आ रही थीं। बहुत छोटे पर ब्याह हो जाता था। बहुविवाह प्रचलित चल तो पहले से भी रहा था, लेकिन ये बहुतायत में प्रचलित हुआ, क्योंकि राजपूत काल में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं।
इसके बाद आपका एक है कल्याणी के चालुक्यों की राजकुमारियां जो थी, हम लोग चालुक्य पढ़ेंगे बाद में, ये प्रदेश की शासिका बन जाती थी। यानी कहीं कहीं ये अपवाद मिलते हैं कि महिलाएं भी शासन करती थीं। बंधुआ मजदूरी का ये तथ्य है मेरे पास कहीं पर से, बंधुआ मजदूरी का जो प्रथम उल्लेख है वो स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण, बंधुआ मजदूरी का प्राचीनतम उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इसके बाद आप आर्थिक व्यवस्था पे आ जाइए, गुप्तोत्तर काल की अर्थव्यवस्था पे आ जाइए। इसके विषय में 2-3 बातें और लिख लीजिए। साधारण जो लेन देन होता था उसको कपर्दक कहा गया, कौड़ी कहा गया, कपर्दक ये शब्द है इसके लिए। कपर्दक यानी कौड़ियों के भाव होता था। और अर्थव्यवस्था में वही हम लोगों ने पढ़ा था कि तमाम तरह की भूमियाँ थीं, तमाम अनाज होता था, तमाम बड़ी बड़ी लिस्टें इस तरह की। और आपको अर्थव्यवस्था के विषय में फिर पूरा लेक्चर हो जाएगा और चीज़ें हमारी कम रह जाएंगी, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। अगला बढ़ चलते हैं हम लोग। गुप्तोत्तर में एक तो राजपूतों का अभ्युदय इसमें लिखा है, बहुत सारा हुआ, हर्ष हुआ। तो अब हम लोग पहले हर्ष को कर लेते हैं, गुप्तोत्तर काल में हर्ष को कर लेते हैं, उसके बाद ये समाज और ये सब चीज़ें हम लोग बाद में कर लेंगे। लिखिए, आप टॉपिक डालिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का युग। हर्षवर्धन आपको परीक्षा में प्रायः एक प्रश्न इससे परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजा हुआ हर्षवर्धन। आप भी कहीं न कहीं पढ़े होंगे, अपनी बचपन की पुस्तकों में भी हर्षवर्धन का नाम कहीं न कहीं आ ही जाता है। तो आप हर्षवर्धन के विषय में कुछ बातें महत्वपूर्ण लिख लीजिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, परीक्षा में भी पूछा जाएगा। इसका टाइम डालिए 606 से 647, याद रहे तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं। 606 से 647 एडी मतलब ईसवी। यही समय है जब मोहम्मद साहब इस्लाम को जो सामने लाते हैं, पैगंबर हैं, वो इसी समय अरब देशों में उत्पन्न होते हैं, इसी समय उनका सामने आएगा। इतिहास जब पढ़ेंगे तो पैरेलल में, यानी भारत में जब हर्षवर्धन शासन कर रहा है तो मोहम्मद साहब वहाँ काम कर रहे थे मक्का मदीना में। हर्षवर्धन के विषय में थोड़ा सा लिखिए, महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक तो स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश का शासक था, स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। स्थानेश्वर एक हरियाणा में कहीं स्थल है। स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश किस शासन का था? हर्षवर्धन स्थानेश्वर का। अब इसकी जानकारी सारी हमें अच्छे से इसलिए मिल जाती है क्योंकि एक तो बाणभट्ट एक लेखक हुआ इसका, बाणभट्ट ने खूब लिखा इसके विषय में, खूब बढ़ा चढ़ा कर इसको लिखा। क्योंकि कई जगह ये जहाँ हारने वारने लगता है बाणभट्ट चुप हो जाता है, इसकी हार नहीं लिखता वो। और दूसरा, इसी के समय आया था ह्वेनसांग भी भारत का उल्लेख करके गया। इससे हर्ष के विषय में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। हर्ष स्वयं एक विद्वान राजा था, तो हर्ष ने खुद भी कई पुस्तकों की रचना की है। तो इसकी सबसे पहले तो आप रचनाएं ही जान लीजिए हर्षवर्धन की, हर्ष की रचनाएं, हर्ष का जो साहित्य रहा है वो लिख लीजिए आप। हर्ष ने 3 पुस्तकें लिखी हैं, हर्ष की 3 पुस्तकें लिखी है। साहित्य हेडिंग डाल के लिख लीजिए, साहित्य। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकों का नाम लिखिए। एक ग्रंथ है प्रियदर्शिका, ये नाटक है, प्रियदर्शिका। दूसरा रत्नावली, पहली है प्रियदर्शिका, दूसरी रत्नावली और तीसरी नागानंद। प्रियदर्शिका नाटक है, रत्नावली भी नाटक है और नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित एक ग्रंथ है जिसना है। इसमें 8 अंक हैं, ये भी में भी नाटक है। यानी कि हर्षवर्धन की ये साहित्य हर्षवर्धन का रहा है। और जो हर्षवर्धन के विषय में महत्वपूर्ण सूचना है वो ह्वेनसांग और बाणभट्ट से हमको मिल जाती है। तो ये पूछी जा सकती है कभी भी, इनकी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, 3 पुस्तकें याद रखिएगा तीनों। इसके बाद अगला लिखिए, हर्षवर्धन के साथ ह्वेनसांग के विषय में लिख लीजिए इसी जगह पे। ह्वेनसांग के विषय में अगर हम लोगों ने किया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया था तो यहाँ पर कुछ चीज़ें उसकी जोड़ लेते हैं। और ह्वेनसांग इसका भारत में टाइम है 629 से 645 के बीच का, यानी 16 वर्ष ये भारत में रहा। चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म से प्रभावित था, बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संकलन करने के लिए ही वो चीन से भारत आया था। भारत को नाम जो देता है, इसकी पुस्तक का नाम पहले सीयू की पुस्तक है, किसकी? ह्वेनसांग की पुस्तक। और भारत को कहता है इन
टू, अब इसी को इंतु भी कह सकते हैं, इंतु। ये भारत के लिए इसका शब्द प्रयोग हुआ है, इंटू या इंतु। चंद्र की कला इसका मतलब होता है इसमें है। और ये इस तरह से आपका ह्वेनसांग यहाँ का बहुत सारा उल्लेख करता है, वैश्य जात के विषय में खूब बताता है। ये बताता है सामंतों की कई श्रेणियाँ होती थीं, सिंध मतिपुर राजाओं के विषय में बताता है, नालंदा के जो शीलभद्र कुलपति थे उनके विषय में बताता है। नालंदा में इसने कुछ दिन अध्ययन भी किया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयागराज में हर 5वें वर्ष पे महामोक्ष परिषद का वो करता था आयोजन बौद्ध धर्म का। हर्ष बौद्ध धर्म से प्रभावित राजा था, बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा था, तो ऐसे में हर्ष को बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव के विषय में भी ये जानकारी पूरी देता है। अगला लिख लीजिए, कन्नौज से शासन करता था, उसके विषय में लिख लीजिए। हर्षवर्धन जो था वो कन्नौज से शासन करता था। इस समय जो चालुक्य वंश पढ़ाता है, इसका पुलकेशिन द्वितीय एक शासक होता है, वो हर्ष को हराता है। तो चालुक्य, जब चालुक्य करेंगे तब आ जाएगा उसका नाम, आप तभी कर लेंगे। कन्नौज की सभा के विषय में माना जाता है कि ये वही बौद्ध धर्म के लिए बुलाता था, महायान धर्म को मानने वाला था। हर्षवर्धन जो था क्या था, किसको मानने वाला था, महायान धर्म को मानने वाला था। हर वर्ष ये यहाँ पे ये कन्नौज में तो महामोक्ष परिषद करता था, प्रयाग में हर 5वें वर्ष पे एक बड़ी जनसभा बुलाता था। हर 5वें वर्ष दान करने के लिए बहुत बड़ी सभा बुलाता था, उसको मोक्ष परिषद कहा जाता था। और इसमें तो एक बार तो ऐसा माना जाता है कि इसके पास इसने इतना दान कर दिया कि कुछ भी पहनने को नहीं बचा, तो इसकी बहन ने इसकी मदद की। इसने मुद्राएं अपनी चलाई, नंदी अंकित है, तो कहीं न कहीं माना जाता है हर्षवर्धन पहले शैव की तरफ उसका झुकाव था, बाद में वो बौद्ध हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय ने इसके समय बहुत प्रगति की, ये एक महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इसने एक तो बताया था 100 गांव दान में दिए थे, इस तरह से इसने महत्वपूर्ण काम किया। ह्वेनसांग के विषय में आपकी जानकारी पर्याप्त है। अब आप आ जाइए कुछ एक चीज़ों के विषय में, जो कि आपके राजपूत वंशों की बात है। लेकिन हम राजपूत वंशों को लेने से पहले, जो बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे राजपूत शासक हैं, ये छोटे छोटे पहले कर लेते हैं। कश्मीर के विषय में कर लेते हैं 2-3 बातें। आप डालिए कश्मीर। कश्मीर के केवल वंश जान लीजिए, एक आध शासक जान लीजिए, बस इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। सीमावर्ती राज्यों के इतिहास में आ जाएगा कश्मीर का शासन। कश्मीर में इस समय क्या चल रहा था, कश्मीर। तो इसमें 3 वंशों ने राज्य किया है, कई बार पूछ लेते हैं। एक तो कारकोट वंश, एक उत्पल वंश और एक लोहार वंश। ये 3 वंश हैं, वंश। इन 3 शासकों ने, इन 3 वंशों ने यहाँ बहुत दिन तक शासक किया। कश्मीर का नाम सिर्फ कल्हड़ के लिए आप जानिए। कल्हड़ की राजतरंगिणी मैंने बताया था आपको कहाँ लिखी गई थी, कश्मीर में लिखी गई थी। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का बहुत अच्छा वर्णन करती है, इसलिए कश्मीर पर हमको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। आप सिर्फ ये जानिए, कल्हड़ जाति का ब्राह्मण था, उसकी रचना का नाम वही राजतरंगिणी था, उसके पिता का नाम चंपक था। कल्हड़ की बात कर रहा हूँ मैं, कल्हड़ के पिता का नाम चंपक था। उसने जो लिखा है कारकोट वंश, कारकोट वंश का स्थापना केवल लिख लीजिए, संस्थापक दुर्लभवर्धन, दुर्लभवर्धन। फिर इसके बाद उत्पल वंश का संस्थापक कौन था, उत्पल वंश का है अवंतिवर्मन, अवंतिवर्मन, ये था उत्पल वंश का। और आप लोहार वंश का लिख लीजिए, लोहार वंश, बल्कि उत्पल वंश की एक रानी दिद्दा हुई है। उत्पल वंश की एक रानी का नाम था दिद्दा, उसने शासन किया कश्मीर में बहुत दिन तक। आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि दिद्दा कहाँ की शासिका थी, तो आपसे वंश नहीं पूछेगा, आप सीधे पूछेगा कश्मीर, यहाँ बड़े उससे। तो दिद्दा कश्मीर में शासन करती थी और एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। इसके बाद, और ये दिद्दा जो थी लोहार वंश की रहने वाली थी, मतलब जन्मी थी, तो लोहार वंश की जन्मी थी, उत्पल वंश में इसकी शादी हुई थी। लोहार वंश संग्राम राज ने स्थापना की थी, संग्राम राज। और लोहार वंश का ही आश्रित है कल्हड़। कल्हड़ क्या था, कल्हड़ जो था वो लोहार वंश का ही आश्रित था। इस तरह से कश्मीर के विषय में कल्हड़, जो राज श्रीवर की परंपरा चली, वही राजतरंगिणी लिखते रहे लोग, आपके विषय में कंप्लीट है आपका। इसके बाद लिखिए आप बंगाल का पाल वंश, ये डाल लीजिए, बंगाल का पाल राजवंश, बंगाल का पाल राजवंश। बंगाल के पाल राजवंश के विषय में भी उतनी ही बातें जितनी इनके विषय में आपने अभी जानी है। सबसे पहली बात तो इसका धर्म, जो संस्थापक है बंगाल के पाल वंश का, वो है गोपाल, नाम आप डाल दीजिए गोपाल,
गोपाल। संस्थापक कौन है पाल वंश का? भूलेगा नहीं आपको, गोपाल तो ऐसे इतना फेमस नाम कृष्ण का है। गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। सबसे इनके शासकों में प्रसिद्ध शासक जो हैं उनके नाम लिख लीजिए एक आध, जैसे देवपाल, एक शासक इनका फेमस हुआ देवपाल। पाल लगा ही है तो पाल वंश का हो गया। पाल वंश ये बंगाल, पश्चिम बंगाल में शासन करते थे लोग। देवपाल, एक देवपाल के समय कवि विद्वान हुए संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी पूछा जाता है कभी कभी, ये संध्याकर नंदी, और इनकी रचना का नाम है रामचरित। संध्याकर नंदी की बहुत फेमस पुस्तक हुई, इसलिए पूछा जा सकता है कभी। इसके बाद पाल वंश के बाद सेन वंशों का शासन आता है बंगाल में। पाल वंश के बाद कौन शासन करेगा? सेन वंश करेगा। और सेन वंशों के समय ही मोहम्मद गोरी का आक्रमण और इनका हो जाएगा जाकर के, ठीक है। लक्ष्मण सेन इनका, वीर सेन इनका संस्थापक था। इनका मेन जो व्यक्ति है वो लक्ष्मण सेन हुआ था। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। इसी के समय गीत गोविंद, जयदेव एक गीतकार हुई, जयदेव एक लेखक हुई है, जयदेव, और इनकी फेमस पुस्तक हुई गीत गोविंद। आपसे तो इतना मतलब है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की, बस इतना जानिए। गीत गोविंद जयदेव की रचना है, और ये सेन वंश में वहीं रहते थे। बंगाल के पाल की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद एक कामरूप का वर्मन वंश हुआ। नेपाल के राज्य भी गोपालक वंश वगैरह का शासन आता है उसी समय। सिंध का राज्य था जिसकी राजधानी एलोर थी, और दाहिर चाच का पुत्र शासक था इस समय दाहिर। बाद में सब आक्रमण होता, अरब आक्रमण होता है तो उनसे इनकी लड़ाई होती है, फिर दाहिर मारा जाता है उसी में। इसके बाद आप राजपूत राजवंशों पे अब आ जाइए। अब आपके यहाँ तक हो गए। अब राजपूत राजवंश पढ़ के फिर हम दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे। राजपूत राजवंशों के विषय में मोटी मोटी बातें, बहुत ज़्यादा समय नहीं, बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में भी अपेक्षित नहीं। राजपूत, क्योंकि ये वो समय है, इतने छोटे छोटे राज्य हैं कि अगर पढ़ने लगेंगे तो हमको लगता है हज़ारों की संख्या में आपको राज्य पढ़ने पड़ेंगे, और हज़ारों की संख्या में राज्य पढ़ना और संभव याद रखना संभव नहीं है। एक आपके दिमाग में छवि बन जानी चाहिए कि हाँ, महत्वपूर्ण राज्य कौन से काम कर रहे थे इस समय। तो आइए चलते हैं राजपूत राजवंश। राजपूत राजवंश, अब इनके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ लेंगे हम लोग। हम यहाँ हैं, ये टॉपिक कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा। इनकी विदेशी उत्पत्ति के विषय में जेम्स टॉड कहते हैं, एक इतिहासकार हुए जेम्स टॉड, विदेशी इतिहासकार। उन्होंने कहा कि इनकी उत्पत्ति विदेशी है। और गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने कहा इनकी उत्पत्ति भारतीय है। मनुस्मृति शकों को कहती है व्रात्य क्षत्रिय, यानी मनुस्मृति ने राजपूतों को क्षत्रिय तो कह दिया लेकिन व्रात्य क्षत्रिय कहा। और कनिंघम ने राजपूतों को यूची, कुषाण वंश, जो कुषाण वंश था उसको यूची कहा गया था, कनिंघम ने उनसे जोड़ा है, उनका वंशज माना है। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है, विवाद है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तथ्य इसमें कोई नहीं ऐसा है कि जो आपको परीक्षा में एकदम पूछा जाए। अब आप पहला डालिए गुर्जर प्रतिहार वंश, पहला डाल दीजिए गुर्जर प्रतिहार वंश। इनके विषय में थोड़ी सी बातें, इनकी लोकेशन देखिएगा, कहाँ थे देखिएगा, ये आपको होमवर्क में काम आएगा। इनकी राजधानी थी भीनमाल, राजस्थान में इनकी राजधानी भीनमाल, और इनके संस्थापक थे हरिश्चंद्र या हरिचंद्र। ह्वेनसांग कहता है कि अपने समय का दूसरा बड़ा राज्य था। संस्थापक स्थापना किसने की थी? हरिचंद्र ने की थी, और इनके वास्तविक संस्थापक का नाम नागभट्ट प्रथम आता है। एक ये बड़ा शासक था नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट को वास्तविक शासक कहा गया था। इसे म्लेच्छ नाशक बताया गया है, यानी कि म्लेच्छों का इसने नाश किया था। वत्सराज इसका एक शासक था। एक कन्नौज को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष चलता है। आपको मैं पूरी चर्चा इसमें नहीं कर पाऊंगा कन्नौज के लेके, बस आप ये समझिए कन्नौज को लेकर के पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों को, और ये कन्नौज है। कन्नौज पर किसका कब्जा हो ये लेके यही समय है जब इस पर संघर्ष चलता है। क्योंकि तीन शक्तियां हैं तो इसको कहा गया था त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष, राष्ट्रकूट कभी शासन नहीं करने आते थे, वो केवल अपना भूमिका अदा करते थे। क्योंकि राष्ट्रकूट दक्षिण में रहते थे, दक्षिण में राज्य था उनका, वो जिसकी सपोर्ट कर देते थे वो कन्नौज पे काबिज हो जाता था। तो पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच कन्नौज के लेकर बहुत दिनों तक त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा। एक बड़ी लंबी कहानी है, त्रिकोणीय संघर्ष ही एक अपने आप में मजबूत टॉपिक है।
तो ये जो इनका शासक था नागभट्ट सेकंड भी उसमें कन्नौज के संघर्ष में भाग लेता है। वत्सराज एक इनका शासक होता है प्रमुख, वो भी कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेता है। फिर इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक, उसका नाम लिख लीजिए, मिहिर भोज फर्स्ट। मिहिर भोज फर्स्ट, उसके विषय में एक दो बातें आपको जाननी चाहिए, परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। मिहिर भोज फर्स्ट एक शासक है इनका, और इसके विषय में पूछा जाता है, इसने एक उपाधि ली थी आदिवाराह। वाराह अवतार मैंने आपको बताया था भगवान विष्णु का था 12 अवतारों में से, इसने उपाधि ली थी आदिवाराह। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड को हराया भी था। दो महत्वपूर्ण काम थे, इस वजह से ये अपने वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसके बाद महेंद्रपाल फर्स्ट, इनका एक शासक है महेंद्रपाल फर्स्ट, आप नोट करते जाइए। महेंद्रपाल फर्स्ट का महत्वपूर्ण है। इनकी राज्यसभा में एक लेखक रहते थे राजशेखर। एक बात आपने फील की होगी अब तक, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बताता हूँ मैं आपको, कि ये विद्वानों का नाम, पुस्तकों का नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे परीक्षा में वही अपेक्षित है और परीक्षा में प्रायः उसी से प्रश्न आता है। इसलिए कोई भी अगर विद्वान किसी राजा के, राजा तो बहुत सारे काम करता होगा, फिर हम पुस्तक पे और विद्वान पे ही क्यों फोकस हो जाते हैं, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण चीज़ बनती है आपकी परीक्षा के लिए। जैसे राजशेखर एक बहुत बड़े विद्वान थे। अब इनकी 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण, 3-4, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, विद्याशाल भंजिका, पूछ सकता है आपसे, इसलिए ये अनिवार्य है। और इनका अंतिम शासक लिख लीजिए यशपाल, कंप्लीट। इसके बाद दूसरा डालिए गहड़वाल अथवा राठौर राजवंश। दूसरा है आपका गहड़वाल, दूसरा वंश है गहड़वाल अथवा राठौर वंश। इनके संस्थापक थे चंद्रदेव, लिखते जाइए आप जल्दी जल्दी। संस्थापक थे चंद्रदेव और महत्वपूर्ण शासक थे गोविंद चंद्र। इनकी एक उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट थी, विविध विद्या विचार वाचस्पति, बड़ी लंबी सी है, विविध विद्या विचार वाचस्पति, गोविंद चंद्र ने उपाधि ली थी। एक बहुत अच्छा ग्रंथ रहा प्राचीन भारत को समझने का, कृत्य कल्पतरु। ये इनका मंत्री था लक्ष्मीधर, उसने लिखा। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने एक ग्रंथ लिखा कृत्य कल्पतरु, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बाद जयचंद्र इन्हीं का शासक था। जयचंद्र को सब लोग जानते होंगे, जो पृथ्वीराज से उसकी शादी और वो इस तरह का, बाद में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय वो भितरघात करता है, कहते हैं ना क्या जयचंद्र हो क्या, जयचंद्र पर आज भी ब्लेम है। तो जयचंद्र वही वाला अंतिम शासक था इनका जयचंद्र, 1170 से गढ़वाल वंश का जयचंद्र 1170 से 94, और 1192 में गोरी मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को हराता है। तो यानी उसी समय इन्होंने पृथ्वीराज की मदद नहीं की थी, बल्कि माना जाता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं भितरघात किया या देश को सपोर्ट नहीं किया। उस समय देश ऐसी यूनिट नहीं थी आज के जैसी। इसी का समकालीन था पृथ्वीराज थर्ड, जिसके विषय में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वीराज थर्ड जयचंद्र का समकालीन था। पृथ्वीराज थर्ड ही मोहम्मद गोरी को पहले हराता है। जब हम लोग अरब आक्रमण पढ़ेंगे तब आएगा ये टॉपिक अगले लेक्चर में। मोहम्मद गोरी को हराता है पहले 1192 में, और फिर 1194 में स्वयं पराजित होता है। बाद में फिर मोहम्मद गोरी के ही द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर आगे सल्तनत चल पड़ेगी, वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अगला ये मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण था, बाद में ये जो पहले तो जयचंद ने मदद नहीं की पृथ्वीराज की, लेकिन बाद में एक चंदावर का युद्ध हुआ, उसमें मार दिया मोहम्मद गोरी ने इसको। चंदावर की माने पहले तो ये उसको जितवा दिए और बाद में उसी ने इनको चंदावर के युद्ध में क्या किया, मोहम्मद गोरी ने इनको मार दिया जयचंद को। इसके बाद जयचंद्र का भी प्रख्यात कवि था श्री हर्ष, उसकी एक बहुत अच्छी पुस्तक थी खंडन खाद्य, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक रही। अगला लिखिए चौहान वंश। अब चौहानों में भी कई तरह के चौहान थे वहाँ पर, तो आपके लिए जो फेमस है वो शाकंभरी के चौहान, उनके विषय में डाल दीजिए शाकंभरी के चौहान। आप हेडिंग डालिए, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाइएगा, इसी में क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ आना होगा। शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहान में 3-4 बातें महत्वपूर्ण है, बस वो लिख लीजिए आप। सबसे पहले अजमेर से राज्य करते थे लोग, इनका मूल केंद्र है अजमेर, और बल्कि अजमेर के उत्तर में सांभर में राज्य करता था, सांभर जगह है। सिंहराज इन्होंने स्वतंत्रता घोषित की थी, और बाद में पृथ्वीराज के फर्स्ट के पुत्र अजय राज ने अजमेर राजधानी बनाई। अजय राज, आप डालिए अजय राज, अजमेर राजधानी बनाई, ऐसे लिख लीजिए डैश करके। एक इनका शासक हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल आप लोग जानते होंगे, एक पुष्कर तीर्थ है बहुत अच्छा राजस्थान में, अजमेर के पास। पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी का मंदिर माना जाता है एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, अब तो तमाम जगह हैं। तो ये जो अरणोराज इनका एक शासक हुआ, उसने बनवाया था। अरणोराज ने पुष्कर तीर्थ में 12 मंदिर का निर्माण करवाया।
अपने पुत्र द्वारा मार दिया गया। एक इनका शासक हुआ विग्रहराज फोर। विग्रहराज फोर, इसने दिल्ली छीनी तोमरों से। विग्रहराज फोर ने, इसके विषय में खाली इतना लिखे विग्रहराज फोर, और आगे लिख लीजिए तोमरों से दिल्ली छीन ली। तोमरों से दिल्ली छीन ली। इसने एक नाटक भी लिखा था हरिकेल। इसके दरबार में सोमदेव निवास करते थे। सोमदेव का एक ग्रंथ है ललित विग्रहराज, इसी के नाम पे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। विग्रहराज फोर इतिहास में बीसल देव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज जो आपने लिखा है, इसी के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए बीसल देव। बीसल देव के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ ये। इसके बाद फिर लास्ट में, अब ऐसे तो तमाम लोग आते गए और वंश चलता गया इनका, लेकिन लास्ट में आप नाम लिखिए पृथ्वीराज थर्ड। चौहान वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, यानी कि शाकंभरी के चौहानों का ही है ये, पृथ्वीराज थर्ड। यद्यपि दिल्ली से, चूंकि इसके घर वाले जीत चुके थे दिल्ली को तोमरों से, तो ये दिल्ली से भी शासन करता था। अजमेर तो था ही इसका सेंटर। पृथ्वीराज थर्ड, याद रखिएगा अच्छे से कि जो गोरी से लड़ता है वो पृथ्वीराज थर्ड है चौहान वंश का। इसने तो फिर बहुत सारा जीता। इसे राय पिथौड़ा की संज्ञा दी गई है। एक आल्हा लिखा है, आलखंड है, उसमें इसको राय पिथौड़ा, बार बार राय पिथौड़ा की संज्ञा उसमें भी आती है। इसकी माता जो थी संरक्षिका रूप में, थोड़े दिन संरक्षिका के रूप में इसके साथ रहीं। तराइन के प्रथम युद्ध में, ये सब गोरी में हम लोग पढ़ेंगे, तराइन का ये पूछा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191। इसमें क्या हुआ, ये गोरी से, पहले गोरी को इसने हराया, मोहम्मद गोरी को, और फिर तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ 1192 में। उसमें क्या हुआ, गोरी से ये हार गया। फिर उसको मोहम्मद गोरी, कुछ लोग कहते हैं बंदी बना करके ले गया अपने वहाँ, और इसके साथ में इसके एक चंदबरदाई, बहुत महान कवि हुए, उसके साथ रहते थे। वो लिखते हैं तो कहते हैं चंदबरदाई को भी बंदी बना ले गया। किसी लेखक ने तो, साहित्यकार ने तो अति कर दी, उसने लिखा चंदबरदाई कि वो चंदबरदाई गोरी, पृथ्वीराज ने पूछा, वो उसके पट्टी बांध दिया। माना जाता है कि पृथ्वीराज थर्ड शब्दभेदी बाण चला लेते थे, शब्द जहाँ भी था वो मार देते थे। मतलब उनका निशाना इतना अचूक था, इतनी समझ थी उनकी। तो उनके जो दरबारी कवि थे चंदबरदाई, उनका पृथ्वीराज रासो बहुत बड़ा महाकाव्य है। हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, जो चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा में। तो उन्होंने कहा 8 हाथ अष्टोलंग प्रमाण का 24 गज अष्टोलंग प्रमाण। उन्होंने ऐसे नाप से बताया कि इतनी ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, इतनी दूर पे सुल्तान है और उसको मत चूको। और इन्होंने बाण चला दिया और बताते हैं मर गया मोहम्मद गोरी। लेकिन ये तो कपोल कल्पित लगता है मुझे। फिर भी वो एक वीर शासक था। चंदबरदाई उसका एक महान कवि हुआ, और उसका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। उसकी उपयोगिता वहाँ बहुत ज़्यादा सिद्ध होती है। इसके बाद आप आ जाइए मालवा का परमार वंश। अगला डालिए परमार वंश। मालवा के परमार थे। इनके विषय में आपको अभी भोज के विषय में थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट राजा इनका हुआ भोज। मालवा के परमार, मालवा के परमार। मालवा के परमारों में स्थापना इनकी की थी सबसे पहले उपेंद्र। इन्हीं का हालांकि एक नाम आता है कृष्णराज, और राजधानी थी इनकी धारा। विद्वानों का केंद्र बन गई थी, साहित्य का केंद्र धारा को बना दिया था भोज ने। इसके बाद तमाम शासक होते रहे। इनकी उपाधियां भी तमाम हैं, इस तरह सब आप नहीं जान पाएंगे सारा। भोज के विषय में लिख लीजिए। देखिए भोज सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक भोज, राजा भोज एक नहीं कहते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो राजा भोज यही थे। मालवा के परमार वंश के शासक थे राजा भोज। भोज सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। हालांकि चंदेल एक शासक विद्याधर हुए, उससे इनको हारना पड़ा था। चंदेल शासक थे विद्याधर, उन्होंने इनको हरा दिया था बुंदेलखंड के। लेकिन इसकी उपाधि, इसके विषय में और जानिए आप। धारा जो है कला और विद्या की संरक्षक कही गई, कला व विद्या की संरक्षक, यानी राजधानी जो थी इनकी वो कला विद्या की संरक्षक कही गई। और इसके विषय में लिखिए, इसकी एक उपाधि थी इसकी कविराज। किसकी? राजा भोज की बात हम कर रहे हैं, भोज। इसकी उपाधि थी कवि राज, यानी कविताएं करता होगा तभी इसकी कविराज उपाधि है। इसकी बहुत सारी रचनाएं हैं, आपको लंबी फेहरिस्त नहीं याद करने की जरूरत। एक पुस्तक है इसकी महत्वपूर्ण, 1-2 लिख लीजिए, श्रृंगार प्रकाश और श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार प्रकाश और श्रृंगार मंजरी, कूर्म शतक एक इनकी अच्छी रचना है। कहते हैं कि भोज हर कवि को हर श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं दान देता था।
ये है कंडीशन। अब सोचिए जिस जहाँ इतना सम्मानकार साहित्यकारों का इतना सम्मान होगा, कवियों का, लेखकों का, वहाँ सब लेखक ही तो भरे पड़े रहे होंगे। तो इसीलिए कहा गया विद्या की संरक्षक, कला व विद्या की नगरी हो गई थी वो। भोपाल के निकट एक भोजसर झील है, कभी घूमने जाइए अच्छी सी, वहाँ पर इसने निर्माण कराया था राजा भोज ने, उसी के नाम पे है। प्राचीन राजधानी उज्जैन थी, भोज ने धारा बनाई, यानी कि परमार वंशों की प्राचीन राजधानी क्या थी? उज्जैन। बाद में इसने धारा बनाई। भोज की मृत्यु पर कहा, किसी ने लिखा, किसी कवि ने, कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, उसने इनके राज्य को मिला लिया। अब आप इसके और पढ़ लीजिए एक शासक, एक दो बच्चे हैं सेकंड लास्ट। जेजाक भुक्त के चंदेल, जेजाक भुक्त के, यानी जेजाक भुक्त बुंदेलखंड को कहते थे, पहले आप ये जानिए। जेजाक भुक्त किसको कहते थे? प्रदेश को, बुंदेलखंड को। कभी यही पूछ सकता है कि जेजाक भुक्त क्या है? जेजाक भुक्त, जेजाक भुक्त का मतलब है यहाँ पर बुंदेलखंड। और ये चंदेल यहाँ के क्या थे? शासक थे। और आपने आल्हा-उदन का नाम सुना होगा, खूब आल्हा में आल्हा-उदन दो बहुत बड़े वीर हुए, वो इन्हीं के दरबारी रहे थे, कभी इन्हीं के दरबारी वीर रहे होंगे। इसकी स्थापना की थी एक आदमी नन्नुक, नन्नुक। स्थापना किसने की? संस्थापक था नन्नुक, संस्थापक नन्नुक। इनकी राजधानी खजुराहो। खजुराहो के विषय में आप जानते होंगे, कला के मामले में बहुत प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर आज भी बहुत देखने दर्शनीय हैं। विश्व विरासत स्थल जो दिए गए हैं दर्जा, विश्व विरासत स्थल देखिएगा भारत में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें खजुराहो का नाम है। हर्ष का पुत्र यशोवर्मन, हर्ष एक इनके वहाँ का महत्वपूर्ण शासक हुआ, इनके वहाँ का, यानी कि चंदेल वंशी हर्ष, उसका एक पुत्र था यशोवर्मन। उसने खजुराहो में एक मंदिर बनाया है विष्णु का, बहुत सुंदर मंदिर है, उसकी चर्चा, विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। धंग एक बहुत बड़ा शासक हुआ, इसका माना जाता है चंदेलों की जो वास्तविक स्वतंत्रता है उसका जन्मदाता था धंग। धंग, धंग कहाँ का शासक था? चंदेल शासक था धंग। और कहते तो ये भी हैं कि अगर ये चंदेलों ने मदद कर दी होती उस समय पृथ्वीराज चौहान की, तो गोरी के तो दम ही नहीं थी कि यहाँ पर जीत पाता कुछ। यानी अरब जो इस्लाम आक्रमणकारी ये थे, मोहम्मद गोरी वगैरह, इनको तो धंग, ये चंदेल बहुत मजबूत थे अपने आप में, लेकिन चंदेल अपना दूर खड़े रहते थे, किनारे खड़े रहते थे। इसके बाद कालिंजर को इसने अपनी राजधानी बनाई, बाद में खजुराहो कर दिया। इनके बहुत सारे विद्वान थे और गंगा यमुना के किनारे इसने शरीर त्यागा था, यही खास बात है धंग की, धंग ने। और फिर गंड का पुत्र विद्याधर भी इस वंश का एक शक्तिशाली शासक बना। विद्याधर ने कन्नौज वगैरह जीत लिया सब, कोई खास बात नहीं है। बाद में खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, आपको बता ही दिया। देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग करने वाले खजुराहो के चंदेल शासक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले पहली बार खजुराहो के चंदेल शासक थे। फिर त्रिपुरी का कल्चुर चेद राजवंश है, आप एक लाइन में डालें, मैं कुछ नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, आप लिख लीजिए त्रिपुरी का कल्चुर चेद राज्य, और इसका राजा था कोक्कल, राजधानी थी त्रिपुरी। और कोई खास बात नहीं, इसलिए मैं इसको आपके उसमें शामिल नहीं करता हूँ। फिर आप लिखिए गुजरात का सोलंकी वंश या चालुक्य, इन्हीं को बोला गया। गुजरात का ये चालुक्य देखिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हीं चालुक्यों पर समझ लीजिए, चर्चा हम कर लेते हैं यहीं पे। गुजरात के चालुक्य, अथवा इसी को कहा गया सोलंकी वंश। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के कमंडल से मानी गई है। प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य माना गया है, एक उससे अग्नि से प्रकट हुए थे, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य। लेकिन ये माना गया कि ये ब्रह्मा के चालुक्य वहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ इनका जो लेख आया, वाडनगर लेख है कोई, वडनगर, उससे आया है कि ये ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न हुए। और इनकी राजधानी का नाम था अन्हिलवाड़, मैं लिख देता हूँ, अन्हिलवाड़। अन्हिलवाड़ किस वंश की राजधानी है? गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की, ध्यान रखिएगा। इनके विषय में सिर्फ इतना कि संस्थापक मूलराज फर्स्ट। कभी कभी सीधे पूछ देता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था, 4 नाम लिख देगा, तो आपको ये इसलिए परीक्षा में याद होना चाहिए, मूलराज फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट इसका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। भीमदेव फर्स्ट सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसी समय महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। और महमूद गजनवी का आक्रमण का जानते हैं आप, सोमनाथ का मंदिर लूटा था उसने, सोमनाथ का मंदिर लूटा, तो वो इसी के शासन में लूटा गया था। इसके सामंत थे विमल देव। माउंट आबू कभी घूमने जाइए, वहाँ पर बहुत सुंदर जैन मंदिर बने दिलवाड़ा में, तो दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर था वो इसके सामंत विमल ने बनवाया था। इसके बाद कंप्लीट है आपका
राजपूत युगीन संस्कृति के विषय में 2-3 बातें केवल आप जान लीजिए, मैं बोल देता हूँ इसमें। एक तो सामंतवाद का पूर्ण विकास इसी युग में हुआ। राजतंत्र आनुवंशिक होते थे, यानी राजा का लड़का राजा बनता चला जाता था। सामाजिक रूप से वर्णों एवं जातियों को जटिल नियमों से बांध दिया गया था। राजतरंगिणी में 64 उपजातियों का उल्लेख किया गया है। महिलाओं को स्थान सम्मानित प्राप्त था। चालुक्य वंशी विजय भट्टारिका तथा कश्मीर की 2 महिलाएं सुगंधा दिद्दा ने शासन किया था, लेकिन ये अपवाद दिखाई देते हैं। राजशेखर की पत्नी अवंत सुंदरी एक विदुषी थीं। मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। कृषि मुख्य आधार था। जमीन का विवरण मिलता है कई जगह। अरुणोराज वही जो चौहान वंश का था, मैंने बताया था। आना सागर झील है राजस्थान में बहुत फेमस। अरुणोराज ने आना सागर तथा बीसल देव ने बीसलसर नामक झीलें खुदवाई थीं। सारी संपत्ति मंदिरों में जमा रहती थी, यानी कि मंदिर बहुत रिच समृद्ध होते थे। मंडपिका चुंगी घर कहे जाते थे, यानी कि कर वसूला जाता था। धर्म हिंदू धर्म व जैन धर्म लोकप्रिय थे। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया था। रामानुज ने इसी समय विशिष्टाद्वैत का प्रचार किया था। साहित्य और कला की उन्नति के लिए विख्यात हैं। आबू पर्वत, आप वही जो बताया माउंट आबू, आबू पर्वत पर 2 प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर हैं जिन्हें दिलवाड़ा कहा जाता है। पहले में आदिनाथ की और दूसरे में तेजपाल की मूर्ति है। मंदिरों के प्रवेश द्वार को मकर तोरण कहा जाता था। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य नीति पर टीका मिताक्षरा लिखी, ये बहुत फेमस हुई। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य टीका पर जो मिताक्षरा लिखी वो बहुत फेमस हुई। इसके बाद मुस्लिम आक्रमण या तुर्क आक्रमण का एक चैप्टर आएगा हमारा। उसी मुस्लिम आक्रमण या तुर्क आक्रमण के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, मुस्लिम आक्रमण तुर्क आक्रमण करने से पहले अगले लेक्चर में हम लोग राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव और पल्लव और चोलों के विषय में 4 तथ्य ले लेंगे। उसके बाद हम लोग मुस्लिम आक्रमण करेंगे। मुस्लिम आक्रमण के बाद सीधे अपना मोहम्मद गोरी वंश यानी कि गुलाम वंश जो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सारे वंश हम लोग तुगलक वंश पढ़ने लगेंगे और आप सल्तनत काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो हमारा मानना है आज के लेक्चर में इतनी बातें हो गई। आप इसको ठीक से रिवाइज करिएगा, घर पे बैठ करके पढ़िएगा, फेसबुक का सपोर्ट लीजिएगा। कुछ बातें कम रह गई होंगी उनको जोड़िएगा। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, उसको अपने मित्रों को दिखाइएगा, अपने मित्रों से कहिएगा सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल मेरा। और इसके बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर में, यानी कि हमारे अब ये मध्यकालीन की शुरुआत करेंगे आगे हम लोग, केवल ये 2-3 टॉपिक छोटे छोटे उसमें करेंगे, अन्यथा हम मध्यकालीन की तरफ बढ़ जाएंगे। आपको अब बता दें कि अब मैं इतना लंबा लेक्चर नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मध्यकालीन भारत में जो हम लोगों ने 6 क्लास बांटे थे उसको हम लोग 6 लेक्चर को 12 लेक्चर में ले जाएंगे। यानी आपको केवल 30 से 35 मिनट का एक लेक्चर होगा जो कि कम समय में आप सुन करके ज़्यादा उस पर वर्क कर सकेंगे। आगे से हमारी ये कार्य योजना है। इसका क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट डेज में किसी दिन डाल देंगे। सारे क्वेश्चन करके देखिएगा। आपको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़िए। धन्यवाद।